हाउ इट इज के पहले वीडियो में मैंने इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था कि कोई भी इक्वेशन बैलेंस कब होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार मास को नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। तो इसलिए जब भी कोई इक्वेशन बैलेंस हमें करना जरूरी होता है, क्योंकि जो इक्वेशन बैलेंस होते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट्स इन द रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट्स इन द प्रोडक्ट्स इक्वल होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन बैलेंस हो सकता है। तो हम आज किसी भी इक्वेशन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन को देख सकते हो, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ जब देखेंगे Zn 1 एटम है जो कि रिएक्टेंट्स में है, और एक एटम ही Zn प्रोडक्ट में भी है, तो Zn बैलेंस है। हाइड्रोजन को अगर देखें तो यहाँ 2 एटम हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 एटम हाइड्रोजन है, तो ये भी बैलेंस है। सल्फर को अगर देखें, एस यहाँ 1 एटम है, यहाँ भी 1 एटम है। ऑक्सीजन 4 एटम है और यहाँ भी 4 एटम है। तो इस तरह से ये टेबल के अनुसार, इस टेबल में लिखा गया है, ये एलिमेंट्स के नाम है सभी। यहाँ रिएक्टेंट्स लिखे गए हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने रिएक्टेंट्स में है, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रोडक्ट्स में है, ये लिखा गया है। तो ये इस टेबल को देखोगे तो इससे पता चलेगा कि ये सभी एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस है, क्योंकि Zn में 1 रिएक्टेंट्स में है, 1 प्रोडक्ट में भी है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में 2 हैं, प्रोडक्ट में भी 2 हैं। इस तरह से सल्फर भी 1 है और यहाँ भी 1 है, 4 है और ये 4 है। तो ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है। दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे यहाँ देखोगे दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट में अगर हम देखें तो Fe एक ही एटम है, लेकिन यहाँ Fe 3 एटम है। उसी तरह से हाइड्रोजन यहाँ 2 एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 एटम है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, वो यहाँ एक ही एटम है, यहाँ पे 4 एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो ये टेबल ये बताता है, टेबल में, कि कौन कौन से बैलेंस है, कौन से नहीं है। देखो Fe बैलेंस नहीं है, 1 और 3, H बैलेंस है और O बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम करें क्या? इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये देखते हैं कि सबसे पहले O देख रहे हैं, यहाँ पे O। ऑक्सीजन यहाँ 4 एटम है, लेकिन यहाँ पे एक ही एटम है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इस पूरे वाटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑक्सीजन O भी 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, 4 2 जा 8। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन अगर प्रोडक्ट में देखें तो हाइड्रोजन 2 ही है। अब हमें इस हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है, तो इसके लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप में हम इस हाइड्रोजन में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए तब ये हाइड्रोजन भी 8 हो गए। इस तरह से देखा कि इस वाटर में 8 एटम्स हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में भी, यहाँ पे भी 4 एटम है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब Fe देखो, Fe बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे Fe 3 एटम है और यहाँ पे Fe 1 एटम है।
तो हमें यहाँ कितने चाहिए, 3 एटम से भी चाहिए, तो यहाँ 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी बैलेंस होगा। देखो वही किया गया है, Fe में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो जब ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो गया। अब ये पूरा कंप्लीट बैलेंस, इस इक्वेशन को अगर तुम चेक करोगे तो देखो Fe 3 एटम है, रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट में भी 3 एटम है। हाइड्रोजन अगर देखें तो 8 एटम है, यहाँ भी 8 एटम है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 एटम है, यहाँ भी 4 एटम है। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है वो कंप्लीट बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पढ़ना है कि सिंबॉलिकली किसी भी इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। अगर ये पूछा जाए कि आयरन क्या है, कौन सा स्टेट है इसका, सॉलिड है या लिक्विड है, तो यहाँ पे इस तरह के कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि वाटर किस फॉर्म में है या Fe3O4 किस फॉर्म में है। तो इस इक्वेशन को और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम और भी कुछ जो है इंडिकेटर्स यहाँ यूज करते हैं। इसको यहाँ पे ये लिखते हैं कि क्या ये, तो इस तरह से क्या ये इक्वेशन में गैसियस, कोई एलिमेंट गैसियस स्टेट में है या वाटर गैसियस स्टेट में है, तो इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर Fe के साथ S दे दिया, इससे पता चला कि जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है। वाटर के साथ यहाँ G लिखा गया है, इसका मतलब ये जो वाटर है वो लिक्विड के स्टेट में नहीं है, ये स्टीम के स्टेट में है, क्योंकि स्टीम गैस होता है, तो ये स्टीम के स्टेट में। उसी तरह से यहाँ S लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि जो Fe3O4 है वो सॉलिड स्टेट में है और यहाँ हाइड्रोजन वो गैसियस स्टेट में। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाया गया, इसमें और भी इंफॉर्मेशन हमने इंक्लूड कर दिया गया। अब और भी इसको अगर इंफॉर्मेटिव बनाने हैं तो इसमें और भी एक दो इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर दिया गया है, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, और ये जब रिएक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो दिया गया है एरो के ऊपर, ये प्रेशर दिया गया है, यहाँ पे प्रेशर भी होना चाहिए। तो प्रेशर 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया गया है, और तो ये दोनों रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करके मिथाइल अल्कोहल बनाएगा। ये फॉर्मूला जो है वो मिथाइल अल्कोहल का है और ये लिक्विड के फॉर्म में होंगे। तो इस एरो पर हम कैटलिस्ट भी लिखते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये प्रेशर बताया गया है, और कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे इस इक्वेशन में अगर देखोगे तो ये इक्वेशन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज। तो ये जो रिएक्शन है, तुम इस रिएक्शन को देखोगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है, यानी प्लांट्स जब अपने फूड का मैन्युफैक्चर करता है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपने फूड का प्रोडक्शन करता है, बनाता है, अपने फूड को बनाता है। तो उसमें क्या क्या यूज करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, वाटर यूज करता है, और सनलाइट एज ए कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स में होता है, एक तरह का पिगमेंट है जो कि इसके लिए जरूरी है। तो इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर रिएक्ट करके और ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन और फिर वाटर रिलीज करता है। तो ये रिएक्शन भी क्या है, इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस के फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में होता है। उसी तरह से जो ग्लूकोज बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में बनेगा, ऑक्सीजन एक्वस के फॉर्म में होगा, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में, और वाटर लिक्विड के फॉर्म होगा।
तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट इक्वेशन हो गया और ये इक्वेशन बैलेंस्ड भी है और इससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह का गैस तो नहीं है, तो इक्वल सॉल्यूशन के रूप में होगा। तो यूजिंग दिस स्टेप्स कैन यू बैलेंस एंड गिव इन द नेक्स्ट अर्लियर। तो ये था। अब ये क्वेश्चंस दिए गए, कह रहा व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ये क्वेश्चन दिया गया है कि क्यों जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसको साफ क्यों करते हैं। इसका आंसर ये लिखना है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर परत जमा होता है जिसको वहां से निकालना, उसको रिमूव करना जरूरी है। तो उसका आंसर ये होगा कि मैग्नीशियम रिबन शुड be cleaned before the burning in air. It is because a layer of the magnesium oxide is coated on the surface of magnesium ribbon. तो इसके आंसर इस तरह से लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो बताया, क्वेश्चन सेकेंड में कह रहा है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब देखो मैंने बताया था कि किसी भी रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करना है। तो ये तुम्हारे सामने दिया गया है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अब सबसे पहले तो इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करना, मैंने सिंबल के रूप में लिखना है। तो हाइड्रोजन का सिंबल H2 लिखेंगे प्लस क्लोरीन का सिंबल Cl2 लिखेंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल HCl लिखना है। तो अब इस सिंबल को सिंबॉलिकली लिखने के बाद ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि यहाँ हाइड्रोजन H2 होता है तो दो एटम हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे जब हाइड्रोजन क्लोराइड लिखेंगे HCl लिखेंगे तो वहां एक ही एटम जो है हाइड्रोजन है। क्लोरीन यहाँ Cl2 लिखा गया है, दो एटम है, लेकिन यहाँ क्लोरीन एक ही एटम है, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए H2 प्लस Cl2 एरो का साइन यहाँ 2 लगा दोगे, HCl के पहले अगर 2 लगा दोगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि इसे भी बैलेंस करना है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला तुम्हें जानना होगा। तो ये मैंने 9th क्लास में बताया था कि किसी भी कंपाउंड को किस तरह से सिंबॉलिकली लिखा जाए। बेरियम, तो बेरियम के का सिंबल होता है Ba और क्लोराइड का Cl होता है। फिर इसके लिए इन दोनों का वैलेंसी जानना है। बेरियम का वैलेंसी 2 होता है, क्लोराइड का वैलेंसी 1 होता है। जब तुम फॉर्मूला बनाओगे तो ये फॉर्मूला BaCl2 बनेगा। यहाँ पे लिखना है BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। दूसरा है एल्युमिनियम सल्फेट, ये भी उसी तरह से लिखना है, इसको एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है और सल्फेट का सिंबल SO4 होता है। तो इनका फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, सल्फेट का वैलेंसी 2। तो एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो सल्फेट के ऊपर में लिखते हैं, जैसा मैंने 9th क्लास में बताया था, और सल्फेट का वैलेंसी एल्युमिनियम के ऊपर लिखा जाएगा। यानी इस तरह से अगर तुम इसका फॉर्मूला लिखोगे Al2SO4 होल 3, मैंने ब्रैकेट दे करके SO4 में और उसके बाहर में 3 लिखेंगे, तो ये एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। उसी तरह से फिर यहाँ जो प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो बेरियम सल्फेट बन रहे हैं। तो बेरियम का वैलेंसी 2 और सल्फेट का भी 2, तो इसके जो फॉर्मूले होंगे BaSO4 लिखेंगे, यहाँ BaSO4 लिखना है प्लस
एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर उसी तरह से एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का Cl, लेकिन जब इनका वैलेंसी के अनुसार जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा AlCl3, यानी इसका सिंबल होगा AlCl3। अब ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो सेम जैसे मैंने फर्स्ट को बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखना है रिएक्टेंट में कितने हैं, और उतना ही नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रोडक्ट्स में भी होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन बैलेंस होगा। जैसे अगर यहाँ पे Ba देखा कि अगर Ba 1 एटम है, एक एटम है, तो प्रोडक्ट में भी एक ही एटम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या होता है, BaCl2 लिखोगे, BaCl2, और यहाँ पे BaSO4, तो Ba देखो क्या है, एक एटम यहाँ भी, एक एटम यहाँ पे, तो बेरियम वो बैलेंस है। क्लोराइड को चेक करना है, यहाँ पे क्लोराइड Cl2 है, यानी 2 है, और यहाँ पे जो क्लोराइड है वो AlCl3 मैंने यहाँ पे 3 एटम्स क्लोरीन है, तो इसको बैलेंस करना है। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना बेरियम क्लोराइड के पहले, और यहाँ पे एल्युमिनियम के पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर चेक करेंगे तो देखेंगे कि वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। और इसी के जैसे फर्स्ट मैंने बताया वैसे ही करना है। थर्ड इक्वेशन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में भी सेम है, सोडियम का सिंबल Na लिखेंगे, वाटर का सिंबल H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और हाइड्रोजन का सिंबल H2 लिखेंगे। सेम उसी तरह से इसे भी बैलेंस करना है, कोशिश करने हैं। अगर नहीं समझ में आए तो मैसेज दे देना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताया जा रहा है, ये भी सेम है, बैलेंस ही करना है। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मैंने इसमें ये भी बताना है, सिंबल भी लिखना है कि वो गैस है या लिक्विड है। तो यहाँ पे भी देखो, सॉल्यूशन ऑफ द बेरियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 तो लिखने हैं, लेकिन सॉल्यूशन है तो वो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन Aq लिखना है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 लिखेंगे, और ये एक्वस सॉल्यूशन होगा क्योंकि वाटर में बनाया जा रहा है, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, गिव द इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, ये प्रिसिपिटेट बन रहा है। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, उसी तरह से, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है NaCl। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थर्ड भी करने की कोशिश करने हैं। अब थर्ड का जो सेकेंड पार्ट है सेम वैसा ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, वाटर में बनाया गया तो एक्वस ही होगा, तो इसके सामने एक्वस लिखेंगे। जैसे इसके पहले मैंने बताया था ना कि किस तरह से इनके स्टेट को भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करना है कि क्या ये सॉलिड है, क्या ये एक्वस है, क्या ये गैस है ना, क्या ये लिक्विड है, वो भी इनके साथ साथ ब्रैकेट में इंडिकेट करना है। अब हम शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। अब तक तो हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कब केमिकल रिएक्शन बैलेंस होते हैं, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको हमें बैलेंस करना होता है, और अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसको कहते हैं क्या है, उसको स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है वो इक्वेशन स्केलेटन इक्वेशन कहलाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कह रहा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ जो दिया गया है कि वी हैव लर्न इन द क्लास 9 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन
atoms of one element do not change into those of the another element, nor do atoms disappears from the mixture or appears from the elsewhere. Actually, the chemical reactions involves the breaking and the making of bonds between the atoms to produce new substances, and you will study about the types of bonds formed between atoms in the chapter 3 and 4. देखो इसमें एक तो इसमें बताया गया कि हमें पढ़ना है कि कितने तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, और इसमें यह भी बताया गया कि कोई भी अगर एलिमेंट्स है तो वो चेंज नहीं होता है, एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं, और न ही कोई एटम डिसअपियर होता है मिक्सचर से। होता क्या है इसमें, तो इसमें बॉन्ड या तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मेकिंग द बॉन्ड्स, और द ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं, और इससे कोई नया कंपाउंड या नया सब्सटेंस बनता है। लेकिन कोई एलिमेंट्स जो है चाहे कि वो चेंज हो जाए, वो चेंज नहीं होते, एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो नया कंपाउंड्स बनता है और नए सब्सटेंस, रिएक्शन के बाद नए कंपाउंड्स बन सकते हैं या नए सब्सटेंस बन सकते हैं, लेकिन कोई एटम्स या कोई एलिमेंट्स चेंज न होता है और न ही वो डिसअपियर होते हैं। तो अब हम जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन है, पहला कह रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है कि एक बीकर लिया गया और इसमें जो है कह रहा है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर, slowly add water to this and touch the beaker as shown in the figure. Do you feel any change in temperature? कह रहा है कि एक एक्टिविटी ऐसा करें कि एक बीकर लें और उसमें क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है, जो हम व्हाइट वॉशिंग जो करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के समय जो हम चूना यूज करते हैं, दुकान वगैरह से लाते हैं, तो उसमें अगर हम उसको लिया, उसी को केमिकल फार्मूला उसका होता है क्विक लाइम, और जो फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। इसको हम बीकर में लेंगे और इसमें स्लोली वाटर डालेंगे, पानी इसमें मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर इस बीकर को टच करेंगे तो देखेंगे कि वी विल ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर जो बीकर का वो इंक्रीज हो गया, यानी हमें कैसा फील होगा, गर्म फील होगा। जब हम इस बीकर को छुएंगे तो देखेंगे कि ये गर्म हो गया, हालांकि हमने इसे गर्म नहीं किया, सिर्फ रिएक्शन हो गए, यानी वाटर और क्विक लाइम रिएक्ट करके कंपाउंड तो बनाएगा ही, लेकिन हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी हम इसको टच करें तो हम गर्म फील करेंगे, यानी हीट हॉट फील करेंगे इसको। तो ये रिएक्शन था। तो ये रिएक्शन ये है कि क्विक लाइम का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड CO प्लस वाटर। CO क्या है, सॉलिड के फॉर्म में होगा, और वाटर हम लिक्विड के फॉर्म में इसके अंदर मिक्स करते हैं, तो क्या बना, स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस होता है, ये कंपाउंड है। तो कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम, यानी स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट, और हीट भी रिलीज करेगा। तो ये जो रिएक्शन हुए इसमें हमने देखा कि जब दो कंपाउंड रिएक्ट्स किया तो हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो वैसे रिएक्शन, अब इसका नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों पड़ा, तो इसका नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो सब्सटेंस, एक तो क्विक लाइम लिया और वाटर लिया, इन दोनों को कंबाइंड किया तो हमें एक कंपाउंड मिला जिसका नाम स्लैग्ड लाइम कहा गया। तो यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन
in which two or more element or compound combined to form a single compound is called the combination reaction। ये तुम कह सकते हो कि combination reaction वैसे रिएक्शन होते हैं जिसमें दो एलिमेंट्स या कंपाउंड कंबाइंड करके एक सिंगल कंपाउंड बनाए। यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में ही हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट्स करके कंबाइंड हुए और स्लैक्ट लाइन बना। तो इसमें ये कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन द कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट्स calcium hydroxide। Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction। ये भी combination reaction का ये definition लिख सकते हो कि उस तरह के रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल प्रोडक्ट्स बनता है जब हम दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, तो इस तरह से रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी कुछ उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे ये देख सकते हो कि लेट अस डिस्कस द सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन क्या, कोयला। कोयला को अगर हम ऑक्सीजन में जलाएंगे, कार्बन का केमिकल सिंबल सी होता है, यानी कार्बन का कोयले को हम सी से डिनोट कर सकते हैं। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट अगर करना है कोयले को तो सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कार्बन यानी कोयला जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो यानी कोयला जब ऑक्सीजन में जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होंगे। ये भी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि कार्बन और ऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। उसी तरह से दूसरा जो एग्जांपल्स है ये है फॉर्मेशन ऑफ द वाटर। वाटर कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गिव्स द वाटर, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड करके मिल करके वाटर बनाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन द टू और द मोर सब्सटेंस, या तो वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये था, ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कह रहा है कि इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट a large amount of the heat is evolved and this makes the reaction mixture warm। Reaction in which the heat is released along with the formation of products are called the exothermic chemical reaction। देखो ये भी एक टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, तो वैसे रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जो रिएक्शन के साथ साथ हीट भी रिलीज हो, जिससे हीट रिलीज हो। जैसे कि इसके पहले हमने एग्जांपल लिया था कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में अगर जैसे हमने पानी मिलाया तो वो गर्म हो गया, यानी उससे हीट भी रिलीज हो रहा है। कंपाउंड तो बन रहे हैं लेकिन हीट भी रिलीज हो रहे हैं। तो वैसे रिएक्शन जिससे हीट रिलीज हो रहा हो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स देख सकते हो, फॉर द एग्जांपल द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बनाने के लिए देखो मीथेन लिया गया और ऑक्सीजन, यानी मीथेन को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब एक टॉपिक जहां पे है कि डू यू नो द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन बायो में तुम पढ़ा होगा, इसको डिफाइन कर सकते हो कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी यानी हीट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रेस्पिरेशन था। तो पूछा जा रहा है कि क्या रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो कहेंगे हाँ, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, इसलिए कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है।
नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे क्लास में इसके आगे पढ़ाऊंगा। आप इसको एक बार अच्छी तरह से केयरफुली रीड करना है और समझने की कोशिश करना है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उसको क्वेश्चन भी बना लेना है।